सरकार की प्राथमिकता 13,500 करोड़ का एक नया बंगला बनाने की प्रतीत होती है। एक बंगला बने न्यारा एक बड़ा पुराना गाना है, मुझे लगता है मोदी जी का बड़ा पसंदीदा गाना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्यों ये अपना नया घर 13,500 करोड़ का बनाते? क्यों इस आपदा में वो सेंट्रल विस्ता को एक एसेंशियल सर्विस बनाकर एक नए गृह प्रवेश की तैयारी करते? उनकी प्राथमिकता आज भी वैक्सीन लगाना नहीं है, दवाइयां मुहैया कराना नहीं है, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाना नहीं है, अस्पतालों की बेड नहीं है। मेरा सवाल यह है कि इतना निष्ठुर, इतनी निर्मम, इतनी क्रूर कोई चुनी हुई सरकार, कोई चुना हुआ प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? आज डॉक्टर हर्षवर्धन और डॉक्टर एस जयशंकर में मानो कोई होड़ सी लगी है कि कौन देश का सिर ज्यादा झुका सकता है, कौन पद की गरिमा को ज्यादा खत्म कर सकता है, कौन ज्यादा चाटुकारिता कर सकता है, कौन अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को ज्यादा विहीनता से ना निभाए। ऐसी होड़ सी लगी हुई लगती है। और इसीलिए हमारा मानना है, हमने पहले भी इस माध्यम से डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे की मांग करी, उनको बर्खास्त करने की मांग करी। हम आशा करते हैं कि मोदी जी का जमीर तो नहीं जगेगा, लेकिन शायद डॉक्टर हर्षवर्धन का मौत का ये घिनौना मंजर देखकर, सिर पे मंडरा रही है मौत लोगों की देखकर, शायद उनकी नैतिकता जागे और वो इस्तीफा दे। लेकिन आज मैं डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर। अब मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ, और बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आज दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। चाहे वो CNN हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो टाइम मैगजीन हो, सब लोग इसके बारे में उल्लेख कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी करने वाली मशीनें, एंटीवायरल ड्रग्स काफी तादाद में जहाजों में बढ़कर नई दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। पर वो कहां गई, किस तरह से उनका वितरण हुआ, ये किसी को नहीं पता है। उसमें से कुछ सामान आज भी कस्टम्स में क्यों अटका हुआ है, क्यों एयरपोर्ट, नई दिल्ली के एयरपोर्ट के हैंगर में अटका हुआ, ये किसकी जिम्मेदारी है? मीडिया के माध्यम से कुछ चीजें उजागर हुई हैं और उसको मैं साझा करना चाहती हूं। मैं सोच भी नहीं सकती हूं कि जब ये सामान आया उसके बाद भी कोई प्रोटोकॉल, कोई गाइडलाइन इनके वितरण के लिए नहीं थी। स्थिति बहुत भयावह है, और स्थिति भयावह इसलिए है क्योंकि आज देश में, जैसा प्रणब जी ने कहा, 4,12,000 संक्रमण के मामले आए हैं, करीब 4,000 मौतें, 3,980 मौतें हुई है पिछले 24 घंटे में। और स्थिति बद से बदतर होती लगती है। कहीं पर यह आशा थी, कहीं पर थोड़ा सा विश्वास था कि शायद 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद स्थिति थोड़ी संभलेगी, चीजें थोड़ी बेहतर होंगी। लेकिन जिस तरह की रिपोर्टिंग आ रही है, जिस तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं, बच्चियां कृत्रिम रूप से सांस दे रही हैं, माँ को, पति को की लाश को एक ऑटो पर लेकर जा रही है, इस तरह की जो भयावह स्थिति देश की है, वो लगता है कि बद से बदतर हो गई है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहती हूँ कि ऐसा प्रतीत होता है कि धृतराष्ट्र, मैं जानबूझकर धृतराष्ट्र की बात कर रही हूँ क्योंकि आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई सी लगती है, वो सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, यही हमारा सवाल है। पर सवाल सिर्फ जानबूझकर अनदेखा करना ही नहीं है, सवाल प्राथमिकताओं का भी है। आज सरकार की क्या प्राथमिकता है? आज ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं, दवाइयां मुहैया नहीं हो रही हैं, टीके नहीं लग रहे हैं, बेसिक दवाइयां नहीं मिल रही हैं। यह भी सच है कि 2005 के बाद हमने ये सफलता अर्जित करी थी, जिसके चलते हमें विदेशों से मदद नहीं लेनी पड़ रही थी। पर आज वह नीति भी धराशायी हो गई है। विदेश से मदद आ जरूर रही है, पर जा कहां रही है, इसके बारे में आपको कोई कुछ नहीं बता सकता है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि आज भी सरकार की प्राथमिकता 13,500 करोड़ का एक नया बंगला बनाने की प्रतीत होती है। एक बंगला बने न्यारा एक बड़ा पुराना गाना है, मुझे लगता है मोदी जी का बड़ा पसंदीदा गाना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्यों ये अपना नया घर 13,500 करोड़ का बनाते? क्यों इस आपदा में वो सेंट्रल विस्ता को एक एसेंशियल सर्विस बनाकर एक नए गृह प्रवेश की तैयारी करते? उनकी प्राथमिकता आज भी वैक्सीन लगाना नहीं है, दवाइयां मुहैया कराना नहीं है, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाना नहीं है, अस्पतालों की बेड नहीं है।
मेरा सवाल यह है कि इतना निष्ठुर, इतनी निर्मम, इतनी क्रूर कोई चुनी हुई सरकार, कोई चुना हुआ प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? और ये भी सच है कि जब हुक्मरान, जब टॉप ऑफिसर, जब वजीर आजम का ये हाल है, तो सारी की सारी टीम उन्हीं का अनुसरण करती हुई सी प्रतीत होती है। एक तरफ लोग बिना इलाज के मर रहे हैं और मोदी सरकार के 300 आला अधिकारी घंटों ये मीटिंग करते हैं, जिसका मुद्दा ऑक्सीजन, वैक्सीन, दवाई, अस्पतालों की बेड, महामारी नहीं है। उसका मुद्दा ये है और प्रेजेंटेशंस दिए जाते हैं कि कैसे सरकार की छवि को ठीक रखा जा सके। अभी भी परसेप्शन मैनेजमेंट को ज्यादा प्राथमिकता है, रियलिटी मैनेजमेंट, पैंडेमिक मैनेजमेंट को अभी भी कम प्राथमिकता है। इसका अनुसरण सरकार के मंत्री भी करते हैं, मुख्यमंत्री भी करते हैं, अधिकारी तो कर ही रहे हैं। पर शायद ही कभी आजाद हिंदुस्तान में इतनी पत्थर दिल, इतनी निर्मम सरकार चुनी गई हो। वैसे तो सूची बहुत लंबी है, लेकिन दो लोगों का मुख्य रूप से उल्लेख करना चाहूंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी। बजाय लोगों के घावों पे मरहम लगाएं, बजाय जो कोर्टों ने कड़े सवाल पूछे हैं उस पर क्रियान्वयन करें, उस पर काम करें, उनके सवालों के जवाब दें, लोगों को सुविधाएं मुहैया कराएं, वो कहीं ना कहीं उन घावों को कुरेद रहे हैं। लोगों की वेदना का, लोगों की व्यथा का, उनके दुख का, उनकी बीमारी का, उनके परिजनों को खोने का कहीं ना कहीं मुझे लगता है उपहास उड़ाते हुए से प्रतीत होते हैं। ये दोनों आज क्यों पदों पर बने हुए हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। और ये भी बताना मुझे ऐसा लगता है बड़ा मुश्किल है कि आज डॉक्टर हर्षवर्धन और डॉक्टर एस जयशंकर में मानो कोई होड़ सी लगी है कि कौन देश का सिर ज्यादा झुका सकता है, कौन पद की गरिमा को ज्यादा खत्म कर सकता है, कौन ज्यादा चाटुकारिता कर सकता है, कौन अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को ज्यादा विहीनता से ना निभाए। ऐसी होड़ सी लगी हुई लगती है। और इसीलिए हमारा मानना है, हमने पहले भी इस माध्यम से डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे की मांग करी, उनको बर्खास्त करने की मांग करी। हम आशा करते हैं कि मोदी जी का जमीर तो नहीं जगेगा, लेकिन शायद डॉक्टर हर्षवर्धन का मौत का ये घिनौना मंजर देखकर, सिर पे मंडरा रही है मौत लोगों की देखकर, शायद उनकी नैतिकता जागे और वो इस्तीफा दे। लेकिन आज मैं डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करती हूँ और पूरी सोच समझकर, समझदारी से और जिम्मेदारी से ये मांग करती हूँ। क्योंकि बजाय लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाए, बजाय विदेशों से आने वाली सामग्री पहुंचाई जाए, वो अभी भी जबानी जमा खर्च में लगे हुए ट्रोल की तरह बर्ताव करते हैं। उन्होंने अपने पद को इतना रिड्यूस कर लिया है जिसकी कोई हद नहीं है। वो एक जैसे 25 पैसे रुपल्ली, 2 रुपल्ली के ट्रोल होते हैं, उस तरह से व्यवहार करते हैं। उन्होंने 24 घंटे पहले एक इंटरव्यू किया है और उस पर उन्होंने माना है, उन्होंने G7 में जो वक्तव्य भी दिया है, अंततोगत्वा उन्होंने माना है डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। लेकिन इसके लिए भी वो पहले की सरकारों को दोषी ठहरा रहे हैं। मैं जयशंकर जी से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि 7 साल से सरकार में क्या आपको हाथ में झुंझुना बजाने के लिए लाया गया था? आप कब तक अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ते रहेंगे? आप कब तक कभी कांग्रेस को, कभी सिस्टम को, कभी नेहरू जी के ऊपर मूर्खतापूर्ण आक्षेप लगाकर बचते रहेंगे? इस देश ने आपको जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए चुना था। इस देश ने आपको जिम्मेदारियों से भागने के लिए, दुख और संकट में हाथ घसीटने के लिए, उठपटांग बातें करने के लिए, 2 रुपल्ली के ट्रोल बनने के लिए नहीं चुना था। आप किस हक से कह सकते हैं कि अभी अभी जो चुनाव खत्म हुए हैं उनका कोरोना पर कोई असर ही नहीं है? आप वेस्ट बंगाल के आंकड़े देखिए, आप तमिलनाडु के आंकड़े देखिए, जहां भी चुनाव हुए आप आंकड़े देखिए, वहां के जबरदस्त बढ़ रहे हैं। आप कहते हैं धार्मिक स्थलों पे जो सभाएं हुई उसका कोई असर नहीं है। आप ये मुझसे बेहतर जानते हैं कि महाकुंभ का क्या असर हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो विस्फोटक रूप ले रहा है कोरोना, वो जो लोग लौट कर आए महाकुंभ से और वहां से संक्रमण फैल रहा है, उसी के कारण हो रहा है। जिस तरह से हरिद्वार में, जिस तरह से उत्तराखंड में विस्फोट हो रहा है कोरोना, वो उसी के चलते हो रहा है। तो किसमें आता है जब आप कहते हैं कि चुनावों का और महाकुंभ जैसे आयोजना का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये समझ में नहीं आता कि मैं हंसूं, खेद व्यक्त करूं, आक्रोश जताऊं,
दुख हूं, या ये सिर्फ सोचकर चुप हो जाऊं कि आप अपने आका का ही अनुसरण कर रहे हैं? ये सत्ता में बने रहने की आपकी लोलुपता है, पद से इतना प्यार हो गया है आपको, राजनीतिक आकाओं को आप खुश रखना चाहते हैं, या आप सोच समझकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? मैं नहीं बता सकती आप क्या कर रहे हैं, बस इन चारों में से या तो आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं या आप सारे काम करते प्रतीत हो रहे हैं। आप विदेश मंत्री हैं, आप जो व्यवहार सोशल मीडिया पे करते हैं, आपको लगता है कि वो व्यवहार सही है? एक ट्रोल की तरह आप बिहेव करते हैं। सच से मेरा मानना है कभी भी सिर नहीं फोड़ना चाहिए। अगर सच सामने आ जाए तो हाथ जोड़कर माफी मांग लेनी चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई। आप सर से सर फोड़ टवल करते हैं। ये सर्वविदित है कि न्यूजीलैंड और फिलीपींस के दूतावास में ऑक्सीजन की व्यवस्था युवा कांग्रेस के साथियों के माध्यम से श्रीनिवास जी की अध्यक्षता में हुई थी, जबकि दूतावासों की पूरी जिम्मेदारी, उनकी सुख सुविधा, उनकी दिक्कतों, सीधी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप ट्विटर पर अनर्गल बातें करते हैं, लेकिन अब यह भी सर्वविदित है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री तक ने उन्होंने मान लिया है, उनकी प्रधानमंत्री ने, कि हाँ युवा कांग्रेस के साथियों ने दूतावास के कर्मचारी के बीमार होने पर ऑक्सीजन पहुंचाया था। तो क्या अब आप माफी मांगेंगे जब आप ट्रोल की तरह व्यवहार कर रहे थे? आप उटपटांग बयान दे रहे हैं, आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप टेलीकॉन्फ्रेंस के माध्यम से चलिए G7 को एड्रेस कर रहे हैं, पर आपको नहीं लगता कि इस समय आपको सच स्वीकारने की जरूरत है? आप अभी भी कह रहे हैं चुनाव का और कोई असर नहीं पड़ा। उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए उसके चलते 707, और ये लास्ट आंकड़ा मुझे पता है, 760 टीचर, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की मौत हो गई। आप कह रहे हैं चुनावों का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आज मैं ये पूछना चाहती हूं, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े तरह से ट्विटर पे और फेसबुक पर बड़े बड़े लिखते थे, हमने यहां निर्यात कर दिया वैक्सीन, हमने वहां निर्यात कर दिया। मेरा सीधा सवाल आपसे है, पिछले 2 महीने में वैक्सीन सबसे कम अब लग रहे हैं, और इसलिए नहीं कि लोग वैक्सीन लगवाने जा नहीं रहे, लोग टीके की लाइन में लगने को तैयार है, पर टीके है नहीं। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जब आप बढ़ चढ़कर दुनिया को और देश को बता रहे थे कि हम निर्यात कर रहे हैं, तो अब ये भी बताने का कष्ट करिए कि टीके कम कैसे पड़ गए। क्या आपके और साहब का विश्वगुरु बनने का जो शौक था, जो विश्वगुरु बनने की इतनी प्रगाढ़ इच्छा थी, वो इतनी प्रगाढ़ थी कि आप अपने ही लोगों को टीका देना भूल गए। अब मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ, और बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आज दुनिया इसके बारे में बात कर रही है, चाहे वो CNN हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो टाइम मैगजीन हो, सब लोग इसके बारे में उल्लेख कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी करने वाली मशीनें, एंटीवायरल ड्रग्स काफी तादाद में जहाजों में बढ़कर नई दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी, पर वो कहां गई, किस तरह से उनका वितरण हुआ, ये किसी को नहीं पता है। उसमें से कुछ सामान आज भी कस्टम्स में क्यों अटका हुआ है, क्यों एयरपोर्ट, नई दिल्ली के एयरपोर्ट के हैंगर में अटका हुआ, ये किसकी जिम्मेदारी है? मीडिया के माध्यम से कुछ चीजें उजागर हुई हैं और उसको मैं साझा करना चाहती हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती हूं कि जब ये सामान आया उसके बाद भी कोई प्रोटोकॉल, कोई गाइडलाइन इनके वितरण के लिए नहीं थी। आवंटन और समन्वय में इसलिए देरी हुई क्योंकि उसका कोई दिशा निर्देश ही नहीं था। ये सच है, और ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी लिखित प्रेस रिलीज में स्वीकारा है कि 26 अप्रैल को योजना पर काम करना शुरू किया गया था कि कैसे समन्वय होगा, कैसे वितरण होगा, क्या प्रोटोकॉल बनेगा, किस तरह से आवंटन होगा। ये 26 अप्रैल को काम शुरू किया था, पर यह संचालन प्रक्रिया जो थी ये 2 मई को पूरी हो पाई, और इसीलिए विलंब हुआ। और आप जानते हैं कि 26 अप्रैल से 2 मई के बीच में 7 दिनों में 23,000 भारतीयों की कोविड से जान चली गई। वो जाने जो समय रहते अगर सामान मिल गया होता तो बचाई जा सकती थी। जब आप जान रहे थे कि विदेशों से सामान आ रहा है, तो आपने गाइडलाइंस क्यों नहीं बनाई? आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जिसको कहा जाता है, SOP, वो क्यों नहीं बनाए? आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे कि 23,000 लोगों की मौत हो जाए? दुख के साथ कहना पड़ता है कि राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने बार बार पूछा था कि विदेश से आने वाली सहायता की सामग्री आखिर कहां जा रही है, इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी देश को मिलनी चाहिए, पर वह तो नहीं हुआ। हुआ वो जिसका हमें डर था। हमेशा की तरह आपकी गलत नीतियों का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। आज भी
लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, ऑक्सीजन उनको मुहैया नहीं हो रहा जहां चाहिए था। मैं उदाहरण का एक तौर पर आपको बता देती हूँ, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में आपने 260 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेज दिए गए, वहां इतने की जरूरत ही नहीं थी। तो कौन है वो जो बैठ के तय कर रहा है कि कैसे कितना कहां सामान जाएगा, किसको जरूरत है, मैपिंग कौन कर रहा है, कहां से सेंटर बना है? कोई तो सेंटर होगा ना इन चीजों का, कि इतना सामान आया, ये डॉक्यूमेंटेशन हुआ, इतना सामान आगे निकल गया, किस किस राज्य में गया, किस अस्पताल में गया, किसी अस्पताल में गया तो वहां क्यों गया, दूसरे अस्पताल में क्यों नहीं गया। ये तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल तो पूछना बनता है ना। आज पारदर्शिता की जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल केंद्र से पूछा, और मैं थोड़ा सा यहाँ पर कोट करूंगी, जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने पूछा है कि जो संसाधन और जो विदेशों से सहायता आ रही है वो कहां जा रही है? जब सरकार ने इसे चिकित्सा सहायता के रूप में प्राप्त किया है तो ये लोगों की मदद करने के लिए है, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं किसी बक्से में पड़कर सड़ता रहे और कबाड़ बन जाए। ये कहना दिल्ली हाईकोर्ट का है। पारदर्शिता से सरकार को पता नहीं क्या परेशानी है। आज जरूरत है कि संसाधन, आज जरूरत है सामान, आज जरूरत है सामग्री सही जगह पहुंचाई जाए, तो सही प्रणाली ही नहीं है, कोई प्राथमिकता ही नहीं है। 26 से 2 तारीख, एक हफ्ता लग गया हमको एसओपी बनाने में, और उस बीच 23,000 लोगों की मौत हो गई। मैं ये तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ कि हमारी बातों से आपके कानों पर जू नहीं रेंगती है, लेकिन मैं आशा कर सकती हूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली हाईकोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं, और तमाम हाईकोर्ट इस देश के जो सवाल पूछ रहे हैं, उसमें जरूर कुछ ना कुछ जवाब देंगे। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में मैंने विदेश मंत्री जी की तो कच्चा चिट्ठा आपको बता दिया, वो क्या कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी कहां है, ये किसी को नहीं पता। वही हर्षवर्धन जी जो कोरोनिल का प्रचार करते हैं, वो वैज्ञानिकों की क्या बात सुनते हैं, क्या मानेंगे मुझे नहीं पता, वो कारोबारी बाबा के पास तो पहुंच जाते हैं। वही डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो राहुल जी के चेतावनी पे कहते थे ये सिर्फ डर फैला रहे हैं, वही हर्षवर्धन जी जो दूसरी वेव की चेतावनी के बाद भी कहते थे एंड गेम, बेंड इट लाइक बेकहम, ऐसी चीजों का प्रयोग करते थे। वो क्या करते हैं पता है आपको? वो मोदी जी की रैलियों पर तालियां बजाते हैं, वो चुनाव प्रचार प्रसार को सोशल मीडिया पर फैलाते हैं, वो आती हुई भाड़े की भीड़ को देखकर खुश होकर मुखरित हो जाते हैं। वही डॉक्टर हर्षवर्धन जी। तो आप इस पद पर क्यों बने हुए? आपका इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। क्योंकि दिक्कत यह है कि विश्व जो भारत का लोहा मानता था, आज हमारी पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। हर 7वां डॉक्टर अमेरिका में भारतीय मूल का है, और इससे बड़ी विडंबना की क्या बात होगी कि आज हमारे देश में मरीज बेदम ऑक्सीजन के बिना, दवाइयों के बिना, टीकों के बिना, अस्पतालों की बेड के बिना मर रहे हैं। आज ऐसा कोई अंतरराष्ट्रीय मीडिया है जहां पर भारत की उपलब्धियों की बात हो रही हो? आज हमारी विफलताओं का पुलिंदा, हमारी मौतों का जो मंजर है, उसके बारे में बात हो रही है। ये ख्याति लाने के लिए आपको देश ने चुना था। अंत में हमारी सिर्फ 4 मांगे हैं सरकार से, और 4 जरूरी मांगे हैं। पहली मांग, मोदी जी जाग जाइए। आज इस देश को आपके 13,500 करोड़ के बने हुए घर का गृह प्रवेश नहीं चाहिए। आज इस देश को गैर जरूरी खर्चों पर रोक चाहिए। इस देश को वो इमारतें नहीं चाहिए जो लाशों पर बनी हुई हो। इस देश को नए हवाई जहाज नहीं चाहिए आपके लिए 16,000 करोड़ के। इस देश को उपचार चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मास्क चाहिए, टीके चाहिए, इलाज चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। सारे गैर जरूरी खर्चे बंद करिए। हमारी दूसरी मांग है, आप पूरी पारदर्शिता का पालन करिए। आपने संविधान की सौगंध ली है, उस संविधान की सौगंध के चलते पारदर्शिता का पालन करिए, और सार्वजनिक करिए कि किस देश से क्या क्या चीजें आई है, कितनी सहायता आई है, क्या सामग्री आई है, और किस रणनीति के तहत उसको कहां कहां भेजा जा रहा है। ये बंद कमरे में बैठकर 2 लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इस देश को जानने का हक है। ये हमारी दूसरी मांग है। पूरी पारदर्शिता का पालन करते हुए बताइए कि विदेश से आई हुई सहायता सामग्री कहां जा रही है, किस रणनीति के तहत, और कितनी जा रही है। हमारी तीसरी मांग, और ये जरूरी मांग है, मोदी जी एक एको चेंबर में मत रहिए। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, जी हाँ कहने वालों के साथ अपना समय मत बिताइए। उन चाटुकारों के साथ मत बैठिए जो आपको सुबह सुबह बताते हैं कि अभी रात है, क्योंकि आपको रात लग रही है। आप वैज्ञानिकों से, डॉक्टर से, रिसर्चर से,
विशेषज्ञों से जितना बड़ा दायरा कर सकते हैं उनसे बातें करिए, समझिए म्यूटेशन को, जीनोम को, वेरिएंट्स को, समझिए क्या उपचार नए हो सकते हैं, समझिए कि कौन सी ड्रग्स हमें जरूरत हो सकती है, समझिए कि आने वाली तारीख में हमें किन चीजों की मैपिंग करने की जरूरत है। आज सूझबूझ से तैयारी लेने की जरूरत है। तो हमारी तीसरी मांग है, अपने दायरे को बढ़ाइए, साइंटिफिक कम्युनिटी से बात करिए, डॉक्टर से बात करिए, रिसर्चर से बात करिए, और अपने आला अधिकारियों से कहिए इमेज मेकिंग में इस समय ना जाए। और हमारी अंतिम मांग है कि जो आपके नाकारे, नाकाम और विफल मंत्री हैं, चाहे वो डॉक्टर एस जयशंकर जी हो जिन्होंने देश की सर नीचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, या डॉक्टर हर्षवर्धन जी हो जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्री होने के कर्तव्य का निर्वाह करने के अलावा बाकी सब कुछ किया है, इन दोनों लोगों को तुरंत बर्खास्त करिए, क्योंकि ये देश के लोगों का दर्द का उपहास बना रहे हैं, उनके दर्द का उपहास उड़ा रहे हैं। और अंत में मैं आशा करती हूं कि देश की स्थिति देखकर जो सरकारें, जो राज्य सरकारें उठपटांग बातें कर रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, जहां पर टेस्टिंग कम कर दी गई है कि आंकड़े छुप जाएं, हम ऐसे ये जंग नहीं जीतेंगे। इस जंग को जीतने के लिए आंकड़ों को छिपाने से काम नहीं चलेगा, जितनी ज्यादा प्रचुर मात्रा में टेस्टिंग होगी, ट्रैकिंग होगी, ट्रीटमेंट होगा और वैक्सीनेशन लगेगा, उसकी जरूरत है। आज जरूरत है कि आप अच्छी रायों को, अच्छे सकारात्मक सुझावों को सुनिए। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी या राहुल गांधी जी या हमारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी आपको कोई सुझाव देती हैं तो वो देश हित में है। हमारा देश और आपका देश एक ही है। हमारा दिल हमारे देश के लिए शायद आपसे ज्यादा धड़कता है। हमारी आवाज को सुनिए, सकारात्मक सुझावों को सुनिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।